7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और रूबरू हो रहे हैं हमारे पुराने, क्या बोलते हैं उसको, आज़मी मसलक वीरेंद्र नाथ जी भट्ट से। और साथ में है उनके भारत के जॉर्ज सोरोस यानी कि अनुपम के सिंह। और ये जॉर्ज सोरोस नाम इनको भट्ट साहब ने दिया, मैंने नहीं दिया, तो इसलिए मुझको नहीं, ये हयाते जावेद हैं। 90 की उम्र में भी जॉर्ज सोरोस की गर्लफ्रेंड है, ये एक अच्छी बात है। तो भाई आपकी शादी कब है, तारीख? 24 नवंबर है। हाँ, तो उसके पहले ही गर्लफ्रेंड से हैं उनको, सबके जो है उनसे आप निजात पाले तो अच्छा है। इस गुरु मंत्र को याद रखा जाएगा। हाँ, क्योंकि भारत में जो है ना, ये महिलाएं जो हैं वो बहुत संकुचित दिमाग की होती हैं। वो अंग्रेजी में पॉजेसिव। हाँ, पॉजेसिव, बहुत पॉजेसिव होती है। क्या गड़बड़ है मामला। लेकिन भट्ट साहब ये बताएं, आज फिरोज गांधी की जयंती है, तो हमारे जो कौल ब्राह्मण जी जो है जनेऊधारी, कौन से गोत्र के हैं? दत्तात्रेय गोत्र के शायद। दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण है। वो क्या आज उनके श्राद्ध में व्यस्त थे कि वो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ में नहीं पहुंच पाए? मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक कि कभी उनकी बहन ने उनके कभी रक्षाबंधन में उनके उनके राखी बांधी हो, टीका लगाया हो, कभी वो होली में रंग खेल रहे हो, कभी वो किसी भी भारतीय तीज त्योहार परंपरा उस उत्सव में उनको शामिल होते हुए मैंने नहीं देखा। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उनसे बहुत लोग मिलने आते थे प्राइम मिनिस्टर आवास में, और उनकी ये परंपरा थी। इंदिरा गांधी तमाम भारतीय वेशभूषाओं में भी कैमरे के सामने आती थी और लोगों के बीच रहती थी। मैंने तो कभी आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उसके बाद जो अगली जनरेशन आ गई है रेहान गांधी, उनको तो मैंने कभी देखा नहीं। और वैसे भी फिरोज गांधी साहब तो पारसी थे। वहां पर भी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने की कोई परंपरा और कोई संस्कृति अवश्य होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन भारतीय दर्शन में जो भारतीय परंपरा श्राद्ध की है, ऐसा तो पारसियों में नहीं होता होगा, ना होता है। और हाँ, एक कब्र है प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, उसमें आज भी उनका स्टोन प्लेक लगा है। और इस महीने काफी वो सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी कहाँ है। लेकिन ये परिवार जो है सबसे मुक्त है, धर्म से, संस्कृति से, इवन राष्ट्रीयता से, उससे भी मुक्त है। ये दे कैन डू एनी डैम थिंग एंड गेट अवे। और ओपनली जो है वो मॉरिशस वो जाता है, मलेशिया लक्कावी में जहां पे सारी क्लैंडस्टाइन और खुफिया मीटिंगें होती हैं, वहां भी वो जाता है। क्या क्या करने जाता है, नोबडी नोज। अब पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। तो राहुल गांधी इज अबव ऑल। ना उनको परिवार की चिंता है, ना उनको चुनाव की चिंता है, ना उनको पार्टी की चिंता है, ना उनको संपत्ति की चिंता है। तो नोबडी नोज, ही इज अबव ऑल। और जो बड़े बड़े लोग जीवन भर साधना करते हैं, आत्मज्ञान मिल जाएगा, सेल्फ रियलाइज सोल कहलाते हैं, ये तो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति हैं, इनको तो आत्मज्ञान मिल चुका है। ही इज अबव ऑल। 20 साल पार्लियामेंट में हो गए, मैंने तो आज तक कभी भी लोकसभा में उनका एक भाषण नहीं सुना।
नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बने 11 साल हो गए, मैंने कभी भी राहुल गांधी का एक भाषण नहीं सुना। और उनको लीडर अपोजिशन बने 1 साल से ऊपर हो गया, 2 बजट सत्र हो गए, मैंने लोकसभा में उनका एक भाषण नहीं सुना। लोकसभा में वक्फ का विधेयक पेश हुआ, उस पर इतनी चर्चा हुई, और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, मैंने राहुल गांधी का एक भाषण नहीं सुना। तो राहुल गांधी कहाँ है, ये शायद केवल वो और जो उनकी जो बड़ी क्लोजली निट टीम है, ओनली दे नो, एंड और किसी को कुछ नहीं पता है। अब तो खबर ये भी आ रही है कि सीआरपीएफ बहुत परेशान है कि वो जो सिक्योरिटी का जो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं, उस पे भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये देखो, इतनी डरी हुई है सरकार वोट चोरी से कि वो राहुल गांधी का पीछा करना चाहती है। तो ये राहुल गांधी केवल रोज नया विक्टिम कार्ड मैन्युफैक्चर करने में, डिस्कवर करने में लगे हैं। हाँ, लेकिन वो कहाँ होंगे? यस, वो आजकल बनाने में लगे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, उसमें लगे ओ होंगे। हो यस, हो हो हाँ हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में लगे हैं। यस, हाँ, you ठीक है यार, I got it. बात He's पकड़ busy लिया in आपने असली बात। manufacturing हाइड्रोजन बॉम्ब, और वो कब आएगा, कहाँ से आएगा, आई डोंट नो। तो वैसे मैं तो मानता हूँ जो कि वो जो है हयात जावेद हैं, सच्चाई की जिंदगी हैं, उनके बारे में और कुछ कहना जो है विल बी कंटेम्प्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी जी जी। तो अब हम चलते हैं अनुपम जी के पास में। जी साहब, तो आज मुझे लगता है कि हमें फिरोज गांधी जी को श्रद्धांजलि अवश्य देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जी, जी, हमें तो देनी ही चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उस समय भी वो उस समय भी वो फिरोज गांधी की कब्र पर नहीं गए थे। वो चुनाव लड़ते हैं, उस समय भी नहीं जाते हैं। तो मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि फिरोज गांधी को लगातार बॉयकॉट किया जाता है कांग्रेस में। और एक और चीज आप देखिए, वो फिरोज गांधी ही थे या फिरोज गैंडी जो भी कह लें, जिन्होंने नेहरू के सामने खड़े होकर उनके भ्रष्टाचार पर उन्होंने संसद में आवाज उठाई थी। और उन्होंने नेहरू सरकार में जो भी भ्रष्टाचार होता था उन चीजों को लेकर, तो क्या इसीलिए उनका बहिष्कार किया जाता है, परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से परिवार की पोल खोल दी थी बाहर से आके। बाहर से खैर क्या कहें, बाहर से तो जो आए, फिर बाद में उनको तो अध्यक्ष ही बनाया गया पार्टी का, और अभी भी पार्टी की सर्वे सर्वा वही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्या ये फिरोज खान की कब्र पे इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो जनेऊधारी वाली इमेज इन्होंने बना रखी है, जो दत्तात्रेय गोत्र इन्होंने अपना जो घोषित करके रखा हुआ है, जो मंदिरों में घूम घूम के लेट लेट कर वो अजीब तरीके से धोती वोती पहन के, और वो जो लेट के फोटो वोटो खिंचवाते हैं, उस वाली छवि को ठेस पहुंचेगी। जी जी। तो हो सकता है इस कारण वो फिरोज गांधी की कब्र पे ना जाते हों, लेकिन हमें तो श्रद्धांजलि देनी ही चाहिए। और मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और वो उनका संसद की स्पीच जारी करनी चाहिए। वो टेक्स्ट में, वीडियो में नहीं होगा, टेक्स्ट में होगा कि उन्होंने क्या कहा था और कैसे नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने संसद में आवाज उठाई थी और उनके सामने खड़े हुए थे। जी। तो फिर ये अगर वो श्रद्धांजलि में नहीं थे, श्राद्ध में नहीं थे, तो आज शपथ ग्रहण में क्यों नहीं थे? वो रायबरेली में थे और वहां पे वो झगड़ा झंझट नहीं कर अब रहे थे। नहीं नहीं, वो खाली कल तक थे, कल चले गए थे। हाँ, तो कल तो उनकी रायबरेली से वीडियो आई है जिसमें वो दिशा कमेटी की जो भी बैठक थी उसमें वो दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ झगड़ा झंझट कर रहे थे। बगल में उनके वो क्लर्क बैठे हुए थे, वो जो भी शर्मा है, केएल शर्मा, पीएस जो शर्मा। सांसद, हाँ, जिनको इन्होंने सांसद बनाया है। और ये इन्होंने एक तरीके से उस पूरी बैठक को, जिसका मुद्दा विकास होना चाहिए था, इसमें प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, पुलिस के लोग भी मौजूद थे, इन्होंने पूरी खिचड़ी बना दी एक तरीके से, उसको राजनीतिक का अड्डा बना दिया अपनी थेथरई से पूरा। बड़े तो मामला तो बड़ा गड़बड़ है साहब। अच्छा, वीरेंद्र नाथ जी, जी सर। अ, ये जो पूरा का पूरा जो योगी मोदी जी की माता जी को लेके जो बवाल काटा जा रहा है बिहार कांग्रेस द्वारा, आज भी उनका एआई का एक वो जारी किया गया। तो आपको क्या लगता है कि बिहार कांग्रेस ने क्या सोचा है कि इसका बड़ा
जबरदस्त असर पड़ेगा बिहार के मतदाताओं पर, या फिर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि तेजस्वी की पूरी लंका जला दें? देखिए, पिछले 11 साल से कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के इतना आक्रामक और इतना हॉस्टाइल जो रवैया है, उससे जी। अब एक बात साफ हो गई है कि वो भारत में रिजीम चेंज का सपना तो देख सकते हैं, और उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों में बैठ करके गाल बजाते हैं। मालूम है श्रीलंका में क्या हुआ, मालूम है क्या हुआ बांग्लादेश में, और अब तो मालूम है क्या हुआ है नेपाल में, वैसे यहाँ भी होने वाला है। तो जो वोकिज्म के ऊपर तो आप बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। तो अब उनको ये मालूम है कि रिजीम चेंज की तो यहाँ सपना ही है, तो रिजीम को डिग्रेड करो, रिजीम की वैधता को जो है चोट पहुंचाओ, रिजीम की जो सरकार की, और वैसे डेमोक्रेसी में जो रिजीम शब्द है, इसका प्रयोग ही अनुचित है। रिजीम कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती, वो हमेशा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को ही रिजीम कहा जाता है। तो गवर्नमेंट मैं कहूंगा, तो ये लगातार सरकार की विश्वसनीयता पे हमला करो, सरकार की साख पे चोट पहुंचाओ, और जब सरकार ना रह जाए, तो फिर संवैधानिक पहले को संविधान खत्म हो गया, फिर आरक्षण खत्म हो गया, फिर ईवीएम खराब है, फिर चुनाव आयोग ही खराब है। तो ये जो गवर्नमेंट की साख का जो डिग्रेडेशन है, उसकी साख कैसे कम की जाए, ये उसी अभियान का परिणाम है कि अभी इन्होंने बिहार में पीएम की माता जी को गाली दी, और वो मामला अभी सेटल नहीं हो पाया, और ये एआई जनरेटेड वीडियो बन गया, और एक उदित राज है, गाली देने की मशीन है कांग्रेस के पास। वो तो कह रहे थे बहुत अच्छी बात है ये तो, जो दिल्ली से एमपी रहे वैसे है उत्तर प्रदेश के वो, और पूर्व आईआरएस अधिकारी का बिल्कुल ठीक बात है। मोदी जी की माता जी अपने पुत्र को ये सीख दे रही हैं कि बेटा अब झूठ मत बोलना, तो इसमें क्या आपत्तिजनक बात है? तो कहीं ना कहीं जनता को हमेशा जो है झूठे मुद्दों के आधार पर एक सॉफ्ट किस्म का तनाव समाज में रोज घोलते रहो, ये उसी रणनीति का हिस्सा है और कुछ नहीं है। आप देखिए 2014 से लगातार यही हो रहा है, और अब तो ये स्पष्ट है लगातार यही होता भी रहेगा। ये कोई कदम नहीं छोड़ने वाले हैं। और दूसरा इन्होंने ज़ीरो इन कर लिया है कि पूरे बीजेपी से लड़ना बेकार है, केवल मोदी को अटैक करो। ये हिम्मत यूपी में इन्होंने एक बार की थी प्रियंका गांधी ने, जब सोनभद्र में एक बार जमीन को लेके झगड़ा हुआ था, हिंसा हो गई थी, कुछ लोग मर गए थे। तो प्रियंका गांधी आई थी वाराणसी, वहां से फिर सोनभद्र गई थी। तो योगी के ऊपर एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन ट्विटर के माध्यम से, तो उसके बाद रुक गए। अब जैसे कि वो अभी 14-15 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है दुबई में, तो वो जो शिवसेना है, जो जो छोटी वाली, वो लोग जो है राष्ट्रवाद फैला रहे हैं। तो उनको लग रहा है अरे भाई, अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में है, तो राजीव शुक्ला भी तो है, उसका भी तो नाम लो। वो तो कांग्रेस का एमपी रहा है 15 साल, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? वो भी तो बड़ा फंक्शनरी है बीसीसीआई का, कोई छोटा आदमी आज है। से नहीं, लॉन्गेस्ट लास्टिंग। पिछले 25 साल तो उसका, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर के समाज में नेगेटिव ऐसा सॉफ्ट कुछ एलिमेंट इंजेक्ट करते रहो, ताकि पोलराइजेशन की स्थिति बनी रहे। और उनको ये भी लग रहा है कि बिहार के लोग जो है पॉलिटिकल इशू पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, दे टेक ए फर्म पोजीशन ऑन एनी इशू। और सरकार से 10 साल से ऊपर हो गया है, अभी भी यूपी में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि साहब पेट्रोल अभी सस्ता नहीं हुआ। अब 2017 में भी पेट्रोल 90 रुपए 100 रुपए के बीच में था, और 2025 में भी वही है। दे स्टिल वांट कि ये 60 रुपए होना चाहिए। तो जो लोग और अब जो नया क्लास उभरा है, जो आपका वो क्लास है, या जो नेपाल का जेन जी है, उसको तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी खराब है, नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, तो सीधे ये है कि लव मी लव माई डॉग, मुझसे प्यार है तो मेरे टॉमी की पप्पी लो, वरना भाग जाओ, मुझसे बात नहीं करोगे। हाँ, इफ यू लव माई डॉग देन यू लव मी, अदरवाइज गेट लॉस्ट। मेरे पिज्जी वाला बिस्कुट तुम खाओगे, ठीक है, रहोगे मेरी पार्टी में, नहीं खाओगे, गेट लॉस्ट।
तो ये अब स्थिति हो गई है। तो अब जो है तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो अब ज्यादा उसमें इमोशन का जो भाव जो भ- जो आ, जो आवेश है, जो भावात्मकता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब लोग जो है तर्क तथ्य के आधार पे बात नहीं करते, बस कहते हैं। अब जैसे कि आप कई बात करिए, अरे इंडिया पे कितना विदेशी कर्जा है, अब वो कहेंगे बस इंडिया डूबने वाला है। अब उनको ये नहीं मालूम है कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होती है मॉनेटरी और एक होती है फिस्कल। तो तुम किसकी बात कर रहे हो ना? अरे यार जाइए, आप तो मोदी के समर्थक हैं। तो ये स्थिति आ गई है। तो इस समय कांग्रेस अपनी इसी स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि समाज को में जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसे लगातार कम से कम एक लेवल पे बना रहे, और जितना बढ़ा सको तो बढ़ाओ। अब ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान, दीपावली के बाद, ये लोग इस तरीके की जो खुराफात वाली हरकतें हैं और करने वाले हैं। ये अभी और होगा, और गंदे वीडियो आएंगे, अभी देखिएगा। तो भाई अब हमारे इन्होंने खून चख लिया है। जी, तो बिहार के राजकुमार जॉर्ज सोरोस, अनुपम जी, आप बताइए साहब कि ये बिहार के मतदाता पर क्या इसका प्रभाव हो रहा है? अभी तो 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, पूर्णिया में जाएंगे। और वहां पे जो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की बजट में ही घोषणा की गई थी, तो उस मखाना बोर्ड की वो औपचारिक शुरुआत करेंगे एक तरीके से। उसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट जो बना है उसके नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और शायद मैं देख रहा था कि 30-35 हजार करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं, वो लगभग उसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उसके बाद वो अपना मणिपुर, मिजोरम वगैरह के लिए निकल जाएंगे। तो बिहार में अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भाजपा ने और एनडीए सरकार ने विकास को एजेंडा बनाया है। हाँ, औद्योगिकरण उस तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन उसके पीछे वही वाला डर है जो जंगल राज के समय का है। अभी देखिए, एक व्यक्ति जो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई पटना में गोली मार के, वो कोई राय करके है। तो यानी जंगल राज की जो झलक है वो लोग बीच बीच में दिखलाते रहते हैं। एक उम्मीदवार जो तुम्हारे खिलाफ उतरने वाला था, और सिर्फ इसीलिए एक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई गोली मार के, और कहीं कोई चर्चा नहीं है इस पर, बिहार से बाहर कुछ भी नहीं। इस तरीके से खबरों को दबा दिया जाता है। और लालू यादव का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया है, जो आजकल सोशल मीडिया में जो नए राजद के चमचे हैं उन लोगों के द्वारा, जैसे आप उनसे पूछेंगे चंद्रयान को लेकर तो वो कहेंगे दलित, पिछड़ा, वंचित। आप उनसे पूछेंगे किसी भी विषय को लेकर पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे सरनेम में दिक्कत है, तुम्हारे सरनेम में अगर ये है, शर्मा है, दीक्षित है, जो भी है, तो तुम जो है सो की वो हो। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। ये प्रवक्ताओं की पूरी एक टोली इन्होंने उतार रखी है, और सोशल मीडिया का माहौल उन्होंने दूषित करके रखा हुआ है। और यही चीज जो है वो एक तरीके से भाजपा को फायदा भी करने वाली है, एनडीए को फायदा भी करने वाली है। क्योंकि बिहार के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसको थेथराई हम लोग बोलते हैं, वो थेथराई वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना कि बच्चा भी अगर थेथर हो जाए तो उसको पीट पीट के सबसे पहले जो है सो कि ठीक करते हैं कि कुछ भी बनो लेकिन थेथर मत बनो कहीं से भी। तो थेथराई का मतलब यही होता है कि एक ही चीज को 100 बार बोलना, और पता हो कि वो झूठ है, पता है कि वो भ्रामक है, फिर भी 100 बार बोल के उसको सच साबित करने की कोशिश करना। ये वैसी ही बात होगी, वैसे ही बरगलाने की कोशिश करते हैं। वो कहानी है ना कि एक व्यक्ति जो है वो अपने कंधे पर लेके जा रहा था बकरी, और लोगों ने बोल दिया 3 जगह कि वो कुत्ता है, तो वो भी कुत्ता समझ के उसको छोड़ के जो है वो चला गया। तो वो वाली चीज हो गई। तो ये लोग उसी तरीके से पब्लिक को भ्रम में रखना चाहते हैं लगातार। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का फोकस 2 चीजों पे है, एक तो विकासवादी राजनीति पे है, और दूसरा जो नीतीश कुमार का चेहरा है उस पे है। और नीतीश कुमार अभी भी गैर यादव ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है बिहार में, या ये कहें कि बिहार में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और महिलाओं का सबसे अधिक वोट जो है वो नीतीश कुमार को मिलता है, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दोनों ही बातें जो है वो सच है। और आप जाति कार्ड खेलना चाह रहे हैं बिहार में, यूपी में कुछ हद तक मान लीजिए चल भी जाएगा आपका। बिहार में भाजपा ने कॉम्बिनेशन ही ऐसा बैठाया हुआ है, एनडीए ने ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है कि जाति कार्ड चलेगा ही नहीं। जो सबसे पिछड़ी जाति है आपकी बिहार की, जो मुसहर जिनको बोलते हैं, जो माझी
सरनेम लगाते हैं, वो माझी ये मल्लाह वाले नहीं होते हैं, ये मुसहर वाले होते हैं। उस समाज के जो नेता है जीतन राम मांझी, वो भाजपा के साथ है। जो दुसाध समाज है वो भी दलित में आता है, और उसके जो सर्वमान्य नेता कई दशकों तक रामविलास पासवान रहे और अभी भी उनका वोट लोजपा को जाता है, अभी भी उनके नेता चिराग पासवान है, वो दलित है, वो भाजपा के साथ है। दो बड़े दलित नेता भाजपा के साथ है। भाजपा ने अब तक डिप्टी सीएम किन लोगों को बनाया? तारकिशोर प्रसाद को बनाया, रेणु देवी को बनाया, सम्राट चौधरी को बनाया, ये सारे के सारे ओबीसी में आते हैं। जो नीतीश कुमार के सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा, करीबी, अपनी पार्टी का विलय किया उन्होंने जदयू में, वो आते हैं ओबीसी में। जो महासचिव है जदयू के अशोक चौधरी, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में वो है, वो दलित समाज से आते हैं। तो जहां एनडीए का पूरा ताना बाना ही दलित और ओबीसी समाज के इर्द गिर्द घूम रहा है, वहां पे आपने सोचे कितनी बड़ी गलती इन्होंने कर दी है ये दलित और पिछड़ा वाला कार्ड खेल के। और राजद वाले भी हर तरफ यही कार्ड खेल रहे हैं, और इस दौरान वो ये भी भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा चेहरा तो है ही, वो ओबीसी समाज का भी सबसे बड़ा चेहरा है। और उनकी जो रैलियां होती है वहां पे, वो गरीबों से सीधे कनेक्ट करती है, खास करके महिलाओं से। वृद्धा पेंशन से लेके तमाम पेंशन जो मिल रहे हैं उससे बिहार की महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है, शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है। तो अब जब प्रशांत किशोर से भी पूछा गया ना, अभी कुछ कल का परसों का ही वीडियो था कि आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं हमारा चुनाव आंख बंद करके नीतीश कुमार के का होगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब पिछली बार जो इन्होंने नारा दिया था जदयू ने, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है, एक बार फिर नीतीश कुमार करके इस बार उन्होंने फिर से दे दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और भाजपा एकदम वेट एंड वॉच के मूड में है। जब तक नीतीश कुमार खुद ही निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं या उनके बेटे को लेकर के भविष्य को लेकर कोई ऐसी डील नहीं हो जाती है, तब तक भाजपा नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए एकदम तैयार है। कहीं कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। भाजपा के किसी भी नेता में ना कोई ईगो का टकराव है। वहीं महागठबंधन की स्थिति देखिए तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। अभी तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, उससे पहले कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें भी कुछ आम राय ये लोग नहीं बना पाए। तो पहले आप अपनी सीटों का बंटवारा तो कर लो। कांग्रेस कह रही है कि हम मुकेश सहनी को सीट ही नहीं देंगे। मुकेश सहनी जिसके पास विधायक सांसद कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक तरीके से बड़ा फेस बना हुआ है, और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से ऊपर उसको तरजीह दी जाती है। तो पप्पू यादव को पीट पीट के भगा दिया इन्होंने, मंच पर चढ़ने गए तो कन्हैया कुमार को इनके सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी के भगा दिया। लेकिन आप देखेंगे हर रैली में, हर यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बीच में मुकेश सहनी आपको दिखेगा। मुकेश सहनी का ग्राउंड कनेक्ट कुछ नहीं है। वो बिहार का संजय निषाद बनना चाहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में उसे लगता है कि मल्लाहों के एक नेता है, तो वैसे ही मैं भी बिहार में बन सकता हूँ। वो मुंबई से रह के आया है, ग्राउंड पे उसका कुछ भी कनेक्ट नहीं है। एक दो मधुबनी के आसपास जिलों में थोड़ा मोड़ा है बस, तो वो संभव नहीं है। और कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 19 सीटें इस बार मिली थी। तो अब कांग्रेस चाह ही नहीं रही है कि हमारी सीटें कम की जाए। पिछली बार तो लालू यादव ने ठीकरा फोड़ दिया था कि अगर हम कांग्रेस की जगह राजद उन सीटों पे लड़ती तो हमें ज्यादा सीटें मिलती। हमने बेकार कर दिया, उतनी सीटें कांग्रेस को देगा। कांग्रेस 50 सीटें हारी, एक तरीके से समझ लीजिए। तो इस बार क्या लालू यादव कांग्रेस को उतनी सीटें देना मंजूर करेंगे, या फिर पहली लालू की शर्त यही है कि पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, कोई भी युवा या फिर कोई भी फायर ब्रांड नेता जो है वो कांग्रेस का उभर के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे तेजस्वी यादव को इनसिक्योरिटी होगी। तो पूरी ये जो गठबंधन की राजनीति है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि तेजस्वी के मुकाबले कोई नेता खड़ा होने ना पाए। और हो सकता है अगर कांग्रेस ऐसा वचन देती है तो फिर 50-60 सीटों पर लालू यादव उसको लड़ने के लिए दे सकते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस थोड़ा भी इधर उधर करेगी उसे 20, 25, 30 सीटों पर जो है वो लड़ना पड़ेगा। और राजद उनसे ज्यादा सीटें मुकेश सहनी को देने में भी गुरेज नहीं करेगी। जी बड़ा सर एक इंटरेस्टिंग मामला चीज इस बार था। ये दिख रहा है कि बिहार में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो कास्ट बेस्ड एक है, सवाल मैं ये इनसे कमजोर हो पूछूं, रही एक है। सवाल, जी 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 जी। एक सवाल जरा मैं उनसे पूछ लूं कि सुना है कि साहब कल वो कल या परसों समस्तीपुर में जो प्रशांत किशोर की मीटिंग वगैरह हुई वो बड़ी जोरदार हुई, और उसमें जो है वो अन्य ओबीसी की बड़ी भागीदारी रही, और लोग कह रहे हैं कि साहब के प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए में घाटा करने वाले हैं।
जी, जी, देखिए प्रशांत किशोर की मैं बताता हूँ सबसे पहले कि प्रशांत किशोर का अभी क्या सीन है जो ग्राउंड पे है। जब तक प्रशांत किशोर यात्रा निकाल रहे थे, महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के और चंदे इकट्ठा कर रहे थे, तब तक उनको चंदे भी मिले, लोगों की भीड़ भी जुटी और बहुत फुटेज भी मिला और एक उनकी इमेज भी एक अच्छी खासी बिहार में कह लें वो बन गई थी। अभी जो उन्होंने समस्तीपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो बैठक किया है उससे पहले, तो उसके बाद उनकी पूरी कोशिश अब मुझे ये लग रहा है कि अब प्रशांत किशोर राजद के ही वोट काटने वाले हैं और कांग्रेस के ही वोट काटने वाले हैं, क्योंकि एनडीए का जो वोटर है वो अभी भी मोदी और नीतीश के नाम पे क्लियर दिख रहा है। वो पार्टी का वोटर नहीं है, वो दो नेताओं का वोटर है जो बिहार में अधिकतर जो वोट करेगा वो। तो मुझे कहीं से अब प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और मीडिया के सामने खासकर उन्होंने जिस एरोगेंस का प्रदर्शन किया है, जिस वो बताता है कि एक राजनेता के रूप में अभी भी वो परिपक्व नहीं हुए हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर की जो तैयारी है वो 2025 को लेकर नहीं, वो 2030 को लेकर है, क्योंकि प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से वोट की कट्टम कूट की जाए कि किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले। उनकी ये कोशिश है कि उन्हें भले ही सीटें 10 ही मिले, 20 ही मिले, लेकिन वो किसी भी गठबंधन को बहुमत ना मिले, उस स्थिति में वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। वही भूमिका जो पहले रामविलास पासवान अपने लिए देखा करते थे। लेकिन जहां पे रामविलास पासवान जैसा इतना बड़ा नेता जो इतनी गलती कर गया 2005 में, जिसके हाथ में सत्ता की चाबी थी और पासवान ने किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं दिया और राष्ट्रपति शासन लगा, विधानसभा भंग हुआ और फिर से चुनाव हुआ और जदयू भाजपा जो है वो क्लियर बहुमत के साथ आ गई, पासवान हाथ मलते रह गए उस समय। तो प्रशांत किशोर रामविलास पासवान तो है नहीं, न उनके पास उतना अनुभव है, न उनके पास वो तो मौसम वैज्ञानिक थे एक तरीके से, वो यहाँ पे धोखा खा गए बिहार को समझने में। तो प्रशांत किशोर भला किस खेत की मूली है? वो तो आप 2010 में भी धोखा खा गए थे, 2010 में भी जी उनके हाँ, समझ 10 में में नहीं भी आया। वो जब से चिराग आए 14 में और उन्होंने चिराग ने क्लियर किया कि हमें एनडीए के साथ जाना चाहिए और लालू यादव अपने परिवार के साथ रामविलास पासवान के घर पे पहुंच गए थे और बाहर बैठ के कई घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन पासवान ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि बेटे ने कह दिया था हमें एनडीए के साथ जाना है। लालू वहां से लौट गए, वहां से उनकी किस्मत जो है वो थोड़ी सी बदली और व्यक्तिगत रूप से तो वो मंत्री यूपीए काल में भी थे, फिर एनडीए काल में भी मंत्री बने, नहीं तो लोजपा लगभग खत्म हो गई होती अगर 2014 में चिराग ने वो निर्णय न लिया होता तो प्रशांत किशोर तो उस भूमिका में भी नहीं है। प्रशांत किशोर की लड़ाई है यहाँ तीसरी पार्टी बनने की, और यहाँ तीसरी पार्टी बनने के लिए हम है, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, मतलब जहाँ इतने सारे दल ऑलरेडी हैं, वहां पे आप मतलब एक तरीके से बीच में घुसना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सीधे टॉप पे पहुंच जाए। तो ये तो मुझे कहीं से भी संभव नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ी चीज लोग अभी ये भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो स्वतः ही उनके कार्यकर्ता है। वो या तो टिकट के लालच में हो, पद के लालच में हो, या फिर विचारधारा को लेकर हो, वो है। लेकिन जन सुराज के जो अधिकतर कार्यकर्ता है वो सैलरीड लोग हैं। वो अभी भी जो प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, उन सबको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। जिनको पैसे नहीं मिलते हैं उन्हें गुडीज दी जाती है, प्रशांत किशोर से मिलवाया जाता है उनको, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाती है, गाड़ी वाड़ी दिया जाता है। बाकी राजनीतिक दलों में ऐसा नहीं है। बाकी राजनीतिक दलों में कई ऐसे कार्यकर्ता है जिनको पता है कुछ नहीं मिलना है, फिर भी वो उनके साथ है, भाजपा हो गई या राजद ही हो गई, जाति के कारण या किसी न किसी कारण से। लेकिन ये जो सैलरीड लोगों की पूरी टीम है जिसने प्रशांत किशोर के लिए माहौल बनाया हुआ है, उससे इतर उनके पास कितने वोट हैं, सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी। जी जी, तो आप कुछ कह रहे थे? सर मैं जो जो यूपी में हुआ है वही बिहार में होता हुआ दिख रहा है। जो जो जाति के आधारित राजनीति का केवल था कि कास्ट बेस्ड जो हेट्रेड जनरेट हुई थी 90 से, वही एक ग्लू का काम करती थी। लेकिन जो पिछले 8 सालों में जो वेलफेयर स्कीम चली है केंद्र सरकार की ओर से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन के चलते जो उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, और बिहार और यूपी के लोगों के लिए पहला अनुभव है कि बिना किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दिए, बिना या ग्राम प्रधान पंचायत सेक्रेटरी की चापलूसी किए बगैर जो सीधे जनता को लाभ मिल रहा है, इसके लिए बिहार के लोग बहुत मुखरता से बोल रहे हैं
कि हमको लाभ मिला, कि हमको भोजन मिल रहा है, खाद्यान्न मिल रहा है, गेहूँ चावल मिल रहा है, घर मिला है, बिजली मिली है, सिलेंडर मिला है। यूपी में इसका बहुत बड़ा असर हुआ है और एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में जो स्टेट की ओर से जो टच पॉइंट हैं, वो बढ़ाए हैं। कि एक आदमी आया, क्या हाँ, कौन है भाई आप? मैं आपको बिजली कनेक्शन देने आया हूँ। फिर अगला आया, आप कौन है? मैं आपको गैस सिलेंडर देने आया हूँ। फिर आया, आप कौन है? मैं आपको पानी कनेक्शन देने आया हूँ। फिर आया एक, आप कौन है? मैं आपको फ्री आवास देने आया हूँ। फिर आप कौन है? मैं आपको आयुष्मान भारत में जो है स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने आया हूँ। आप कौन है? फिर एक घंटी बजी, आप कौन है? मैं पीएम किसान सम्मान योजना में आपको साल में 6,000 रुपए देने के लिए आपका नाम एनरोल करने के लिए आया हूँ। फिर एक घंटी बजी, एक ने कहा कि मैं आपको ओल्ड एज पेंशन देने आया हूँ। सो करीब 10 योजनाओं का लाभ जो है अब पहुंच रहा है। ये और ये कोई चमत्कार किसी सरकार का नहीं है, केवल जो अब इसको इस पॉलिटिकल मॉडल को का लाभ जो है जनता तक पहुंचाने का तरीका अब सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास संभव है। जैसे यूपी में प्राइमरी एजुकेशन में साल में बच्चों को जूते, मोजे, यूनिफॉर्म, स्वेटर और पूरी स्टेशनरी खरीद के दी जाती थी। सरकार ने खत्म कर दिया, सीधा बच्चों के खाते में पैसा जा रहा है। तो आज प्राइमरी शिक्षा विभाग में करप्शन खत्म हो गया और बच्चे, पेरेंट, दे आर हैप्पी। तो लाभ पहुंच रहा है टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी। मुझे इसका बिहार में बहुत असर दिख रहा है और इसने जो है, जो कास्ट बेस्ड जो लॉयल्टीज है, उसको थोड़ा बहुत ढीला किया है। इवन आज लालू यादव अपने एक जिले के अलावा यादव वोटर को पूरे स्टेट में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और लोकसभा जो कुछ चुनाव में घटना भी होगा। जी। लोकसभा चुनाव में खास करके जी, तो ये फ़र्क बिहार में बहुत बड़ा आया है और जो बात अनुपम ने कही है कि जो लाइनअप बीजेपी ने अपने यहाँ कास्ट का किया है, तो और अब की पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव 10 लाख या 20 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे। अब की बार वो सब एकदम चुप हैं, वो कोई नौकरी-वोकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है कि वो अपने मैनिफेस्टो में क्या लाने वाले हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने आज कहा है कि वो गोरखपुर का अलग मैनिफेस्टो होगा, हाइपर आगरा का लोकल अलग में। होगा, मेरठ का अलग होगा, सहारनपुर का अलग होगा और झांसी में अलग होगा, बुंदेलखंड का। तो ये किसी ने कहीं से आइडिया आया होगा यूरोप अमेरिकन यूनिवर्सिटी का, तो वो चला रहे हैं। तो बीजेपी ने जो अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने पैर पसारे हैं, जो टच पॉइंट बढ़ाए हैं, इसका असर बहुत साफ दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी के लोग खुल के तो नहीं बोलते, लेकिन वो बताते हैं कि गांव-गांव में लोग जो है अब प्रसन्न दिखते हैं कि दे आर गेटिंग द बेनिफिट। और ये बिहार में भी हो रहा है। अब जैसे पंजाब में वहां की सरकार ने पीएम कृषि बीमा योजना लागू नहीं होने दी, कहा हम अपनी योजना लाएंगे और ला नहीं पाए। अब वहां का जो है कम से कम 4 से 5 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। अब वहां के किसान को कंपनसेट कौन करेगा? अब वो केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं। केजरीवाल ने जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं की दिल्ली में। ममता बनर्जी ने जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो आज तक लागू नहीं की है। तो ये जो चीजें हैं, इनका फर्क दिख रहा है यूपी में भी, बिहार में भी। और उस जी भाजपा ने ऐसा किया है जिसे शहरियों की पार्टी पहले कहा जाता था, जी ये जी भी जी जी जी। देखिए किस तरीके से रणनीतिक शिफ्ट एक तरीके से इन्होंने लिया, स्लोली जो गरीबों को अपने पाले में किया, इसका बहुत बड़ा फायदा अरे मिलता है। प्रेसिडेंट, आज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? देख जी लीजिए। आज जो है सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई कौन है? देख लीजिए। तो लेकिन बात ये ये जो ब्राह्मण बनिया पार्टी था, खत्म हो गया। बात जो आ रही है, अनुपम जी से पूछता हूँ ये सवाल। जी जी। ये साहब कह रहे हैं कि साहब कि बिहार तो नेपाल के रास्ते पे चलेगा, फिर क्या होगा? ये हम्म। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये वो बिहार है, ये बंगाल फाइल्स आजकल चल रही है। तो बंगाल में जो जब नरसंहार हुआ था तो उसका जवाब बिहार में दिया गया था। और ऐसा जवाब दिया गया था कि उसके बाद गांधी को कहना पड़ा था बंगाल को लेकर भले कुछ बोले ना बोले कि बिहार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि हिंदुओं ने भी ट्रेनों में भर भर के और भेजना शुरू कर दिया था प्रत्युत्तर में, कि बंगाल में हमारे भाइयों को काट रहे हो तो हम भी यहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो और बागी भागलपुर का तो याद ही है, जहाँ पे गोभी इन्होंने उगा दिया था। उसके बाद
जब नक्सलवाद बिहार में पसरा तो उस समय जब नक्सलवाद बिहार में पसरा तो उस समय मुखिया जी आते हैं और वो एक तरीके से नक्सलियों के सफाई का अभियान शुरू कर देते हैं। तो जब ये बोलते हैं कि बिहार नेपाल के रास्ते पर जा रहा है, तो उस दौरान ये भूल जाते हैं ये चीजें कि बिहार राष्ट्रवादी भूमि रही है। यहाँ की सेना ने कभी कश्मीर तक जाकर और वहां तक जो सम्राट अशोक की सेना थी कश्मीर तक जाकर वहां तक फतह करके आए हैं। और अखंड भारत के एकीकरण का कार्य जिस धरती से हुआ हो, जिस धरती से संचालित हुआ हो, वहां आज भी एक तरीके से हम देखेंगे तो जो बंगाल के जो सीमा के आसपास जो लगे हुए इलाके हैं वहां माहौल दूषित हो रहा है, लेकिन बिहार का जो मेन लैंड है वो आज भी उनसे अछूता है, आज भी राष्ट्रवादी है और वहां नेपाल जैसी कोई स्थिति कहीं नहीं आएगी, क्योंकि बिहारी कभी भी वो भारतीय एक आइडेंटिटी जो होती है उसको लेके कंफ्यूजन में नहीं रहा है, और न ही वहां के हिंदू अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन में नहीं रहे हैं। चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लालू यादव का परिवार ही क्यों ना हो। अभी पितृपक्ष में उन्होंने तर्पण किया है, इससे पहले गया गए थे वहां विष्णुपद मंदिर में, उससे पहले छठ पूजा राबड़ी देवी करती आई हैं। तो जो जिस परिवार के नेतृत्व में हिंदू विरोध वहां पर ये सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर किया जाता है, वही परिवार एक भी पर्व त्योहार नहीं छोड़ता है, पंडितों को ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ कराता है। तो उस बिहार में कहाँ से ये आ जाएगी नेपाल वाली स्थिति, बिल्कुल नहीं आएगी। वो तो ओली जब कुछ कुछ बोलता था पहले, ओली ने भी बहुत कुछ भारत के खिलाफ जहर उगला था, तो उस समय बिहार वाले बोलते थे, मुझसे जहां बात होती थी बोलते थे कि अगर इधर घुस गया तो लाठी से मार के भगाएंगे उन लोगों को, अगर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो सोचिए ये वो बिहार है। गलवान में कौन थे, बिहारी ही थे जिन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि सबने अपना सर कटा दिया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया, और बिना गोला बारूद के भी लड़के और अपनी जमीन बचा सकते हैं, ये वो बिहार के लोग हैं। तो निश्चिंत रहिए, वहां पे नेपाल वाली स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, 100 साल भी राजद वहां पे सत्ता में रह जाए तब भी वैसी स्थिति नहीं आएगी। वहां पे कोई ब्रह्मेश्वर मुखिया खड़ा हो जाएगा, कोई भागलपुर हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ न कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा। जी। तो साहब ये नेपाल की घटनाओं को कैसे देख रहे हैं वीरेंद्र जी? सर, जो कुछ भी है बड़ी निराशा हाथ लगी है कि इतनी बड़ी घटना कर ली और इसका भारत में कोई असर नहीं पड़ा। नेपाल में घटना हो गई और निश्चित तौर पे इसका ये जो एक अच्छी बात ये हुई है, जो है एक बहुत पुराना सपना था, पशुपति से तिरुपति जो कॉरिडोर बन रहा था, मेरा ख्याल है ये सपना अब सदैव के लिए दफन हो गया है। अब ये सपना कभी जो है दोबारा ये बाहर नहीं आएगा। और ये जो पशुपतिनाथ और ये जो वहां का प्राइम मिनिस्टर था, वो तो मुझे लगता है ये तमिलनाडु की डीएमके का फाउंडर में से एक था। उसकी जो भाषा थी कि राम भी नेपाली थे, हनुमान जी भी नेपाली थे और महात्मा बुद्ध भी नेपाली थे, और ये इंडिया से क्या लेना देना है। अब बोल रहा है कि मैंने अयोध्या के बारे में बोल दिया इसलिए मुझको जाना पड़ा। और नेपाल। जितनी खुराफात ये कर सकता था इसने किया। पिथौरागढ़ को नेपाल का हिस्सा बता दिया, लिपू लेक को भी जो है नेपाल का हिस्सा बता दिया, सब इसने किया था। और यूपी में इसका असर ये पड़ा है कि वहां पे जिस तरीके से योगी जी के पोस्टर वहां लहराए गए हैं, वो वो ऐसा नहीं कि लोग यूपी के देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक और भारत में चुनौती आई और कोई बिना एक खरोंच लगा करके कोई हमारा बड़ा नुकसान किए बगैर वो विदा हो गई। और यूपी में कोई इसका वैसे बहुत इम्पैक्ट नहीं है। अब केवल ये देखना है कि ओली के जमाने में जिस तरीके से यूपी से भारत से जाकर के बड़े पैमाने पर वहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए गए थे, और नेपाल के तराई में कुछ इलाकों में कम्युनल वायलेंस की खबरें आई थी, और जिस तरीके से योगी जी ने पिछले 4 महीनों में बलरामपुर में, सिद्धार्थनगर में और बहराइच में और जो जो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो अवैध मदरसे, मजारें, दरगाहें और मस्जिदों का जो जो पूरा जाल था, उसको जिस तरीके से ध्वस्त किया है, तो अब और मुझे लगता है कि ये कार्रवाई अब नेपाल में भी चलेगी। तभी जो है यूपी गवर्नमेंट का ये जो है
ये अभियान एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा तो इमीडिएटली यूपी में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है और बहराइच वगैरह सब शांत है। आज एक जरूर जो है टूरिस्ट बस पे हमला हुआ है, लेकिन कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो जो वहां पे कम्युनिस्ट सत्ता जो वहां से विदा हुई है, उसका जो है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से और यूपी के इंडिया नेपाल बॉर्डर के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आने वाले दिनों में इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट विच विल इंटरेस्ट यूपी, विच विल इम्पैक्ट यूपी। और पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का और जितने भी जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन था इंडिया में, वो सब नेपाल के रास्ते हो रहा था। तो अब ये रुकेगा। आरडीएक्स अभी भी आ रहा बहुत था, ज्यादा आपने सुना हो होगा। रहा है। हाँ, अभी अभी झारखंड दिल्ली और बागपत यूपी में बॉर्डर पे जो है बहुत ज्यादा। एक बस से आरडीएक्स पकड़ा गया है। और भी तमाम चीजें हुई हैं और अभी एनआईए ने रेड किया है, ऑल इंडिया रेड किया है, तो उसका कहीं ना कहीं नेपाल लिंक सामने आ रहा है। तो ये जो लॉन्ग टर्म में जो पीएफआई का 2047 तक इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना है, ये झटका लगा है नेपाल की घटना से उसको। जी हाँ, वही मैं देख रहा था क्योंकि हमारे कांग्रेस के इकोसिस्टम के कई सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि देखिए बिल्कुल जो नेपाल में हो सकता है वो भारत में क्यों नहीं हो सकता। वैसे नेपाल का जो पूरा टोटल पॉपुलेशन है वो बिहार के 1/3 से कम है, असम से भी कम है। हम्म। तो सपने सुहाने लड़कपन के मेरी आंखों में डोले नेपाल से बहार 4 बन के। गुना तो बिहार की जनसंख्या है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा साहब अच्छा, यूपी 25 आप करोड़ तो है। आ, वीरेंद्र नाथ जी, आपने तो काफी, आप जो है वो इकोनॉमिक एनालिसिस में बड़ा विश्वास रखते हैं। ये ग्रेट निकोबार वाले मामले में ये प्रथम परिवार इतना रुचि क्यों ले रहा है? 2014 तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो जयंती नटराजन जो है इस काम में बहुत आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। और जैसे ही वहां पर जो है ये लगा कि भैया क्योंकि वहां जो जो मलक्का स्ट्रेट है इंडियन ओशन में, और उससे चाइना के मार्टाइम ट्रैफिक में खतरा आ सकता है, और इंडिया उसका 900 950 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आइलैंड का है, और मात्र जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम के एरिया में वहां एयरपोर्ट बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट बन रहा है, टाउनशिप बन रही है, और प्लस वहां पे नेवल बेस बन रहा है। तो एकाएक जो कांग्रेस की राजमाता का हिंदू अखबार में लंबा लेख छपा, और ये 1 साल हो गया है जयराम रमेश का जो है ट्विटर पे अभियान चल रहा था, ये अभी फिर शुरू हुआ है। तो ये सब जो है, और अंडमान में जो भी कुछ काम हो रहा है, उससे परेशानी केवल और केवल चाइना को है। और अगर अंडमान में ये सब हो जाएगा तो इंडियन ओशन में और फिर आसपास ये अब तो आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, और ये श्रीलंका है, पूरा जो और इंडिया का जिस तरीके से नेवल शक्ति बढ़ रही है, नेवल पावर बढ़ रही है, और फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं, और वो क्या, और कौन सा P-8I रेकी एयरक्राफ्ट भी इंडिया के पास आ चुके हैं और आने वाले हैं अमेरिका से। वो बीच में कुछ डिले हो गया है। तो अंडमान जो डेवलप, और एक बार जयशंकर जी ने कहा था 2020 के बाद कि हमारे विदेश मंत्री ने, कि आवश्यक नहीं है कि गलवान में हर इनकर्जन का जवाब गलवान में ही दिया जाए, उसका जवाब इंडियन ओशन में भी दिया जा सकता है। एक बार ये जयशंकर जी ने कहा था ये। तो मैसेज वाज वेरी क्लियर। तो और लेकिन मुझे हैरत है इस देश में कि यहाँ पे देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसका दावा है कि उसने देश को आजाद कराया, वो इतने सहजता और इतने आराम से एंटी इंडियन एजेंडा को परस्यू कर रही है, और सोशल मीडिया पे भी कर रही है, प्रिंट मीडिया पे भी कर रही है, और कहीं कोई रिस्पांस नहीं है, लोगों में कोई रिएक्शन नहीं है। और जबकि इंडिया के इस स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए, इंडिया की नेवल सिक्योरिटी को देखते हुए, दैट प्रोजेक्ट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती कि वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और दूसरे कांग्रेस को ये भी दुख हो रहा होगा कि जिन्ना तो अंडमान को लेना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्या किया सरदार पटेल ने कि जा नहीं पाया। वो तो 1947 में गलती हो गई कांग्रेस से, वरना तो अंडमान पाकिस्तान को चला गया होता।
और जा ही रहा था। तो ये सब जो हो रहा है सर, ये बहुत गंभीर मामला है। और भारत के जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री इंटरेस्ट को देखते हुए, इंटरनेशनल ट्रेड में के महत्व को देखते हुए, अंडमान का प्रोजेक्ट बहुत आवश्यक है। और मुझे आश्चर्य है कि सरकार की ओर से अब तक कांग्रेस का ये जो इतना खतरनाक कैंपेन है, इसको काउंटर करने के लिए कम से कम एक जवाब तो आना चाहिए था। मैं सरकार की जो साइलेंस है, वो वो बहुत आश्चर्य पैदा करती है मेरे लिए। और ये कोई आज आज से नहीं चल रहा है। कांग्रेस का कैंपेन तो कई साल से चल रहा है अंडमान के खिलाफ। पूरा जो आपका एक्स का थ्रेड भरा हुआ है इसके ऊपर, जयराम रमेश का। और कांग्रेस की ओर से कोई जवाब ही ये और गवर्नमेंट की ओर से कोई जवाब ही नहीं आता। मुझे बड़ी आश्चर्य है इस बात को लेकर के। जी। क्यों अनुपम जी, जी? मुझे मुझे क्या? मुझे तो ये लगता है कि इतने बड़े-बड़े मुद्दे आए, क्या ऑपरेशन सिंदूर का पूरा इतना बड़ा मुद्दा चला गया, क्या सोनिया गांधी ने अखबार में लेख लिखा उसको लेकर? डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ वाला जो पूरा मुद्दा चला, क्या सोनिया गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक भी लेख जो है वो आया? या फिर भारत और चीन के बीच ही जो भी चल रहा था उसको लेकर एक भी कुछ नहीं आया? तो आखिर क्या कारण है कि सोनिया गांधी ये अंडमान निकोबार वाले मुद्दे को लेकर जो है वो लेख लिखती हैं? और आप याद कीजिए ऐसे ही लक्षद्वीप को लेकर, ये जो भी भारत के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उन पे जब जब कोई नई परियोजना आती है या उनको विकसित करने की कोशिश की जाती है, तब ये लोग ऐसा ही करते हैं। लक्षद्वीप को जब विकसित करने की बात आई थी तो बताया गया था वहां पे 90% मुस्लिम है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो ठीक वैसे ही पूरा हंगामा खड़ा किया गया था। और दूसरी बात ये है कि जो चीन तो ये चाहता है कि भारत वो एलएसी पर उलझा रहे और वो जो है समुद्री रास्तों पर चीन अपना आधिपत्य जो है वो बना के रखे। ये क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि चीन भी आयातित तेल पे ही एक तरह से कह लें निर्भर है और उसका 65% जो है वो हिंद महासागर के इन्हीं रूट से होकर जाता है जो अंडमान से सीधे प्रभावित होते हैं। जो वहां पे भारत का जो भी पोर्ट प्रस्तावित है या नौसैनिक अड्डा प्रस्तावित है, तो उसके बाद चीन को ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसकी 65% शिपमेंट वहीं से आ रही है। दूसरी चीज कांग्रेस पार्टी ये भी देख रही है कि भारत अभी तक जो भी ये बंदरगाहों से सामान लाने ले जाने के लिए अब तक विदेशी पोर्ट्स पर ही निर्भर है, कि भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्वदेशी पोर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये लगभग ये जो नया पोर्ट जो भी 44-45 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला है, तो इससे भारत को बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत पैसा बचेगा। क्योंकि आप जब विदेशी पोर्ट पे सामान उतारते हो, लाते हो, तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ता है, वो बच जाएगा भारत का। तो ये लोग वो चाह रहे हैं, एक तरीके से करोड़ों कंटेनर, मतलब 1.5 करोड़ के करीब कंटेनर की जो है क्षमता होगी वो नए वाले पोर्ट की। दूसरा ये भी है कि मलक्का पास में है, इंडोनेशिया की जो बड़ी टिप है वो उसके पास में है, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर दोनों को वहां वहां पर ये आईएनएस बाज जो है वो पहले से तैनात है वहां पर। और नौसैनिक अड्डा बनने से वो और ज्यादा भारत का बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। तो सोनिया गांधी ये आज से नहीं, ये जैसा कि वीरेंद्र सर ने कहा कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार इसके खिलाफ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और तर्क भी कैसे दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं तो आदिवासियों का विस्थापन हो जाएगा, वहां की इकोलॉजी प्रभावित होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि तर्क ये दिए जा रहे हैं कि वहां से आदिवासी विस्थापित हो जाएंगे। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि इकोलॉजी प्रभावित होगी, पेड़ पौधे काट के जो है वो हटा दिए जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र 15% वहां के जो पेड़ पौधे हैं वो हटाए जाएंगे और उसके बदले उनको कहीं और लगाए जाएंगे जैसा कि नियम है। दूसरा, जो जनजातीय समाज के लोग हैं वो मुश्किल से 200-300, जो जिस एरिया में ये चीजें बननी है वहां पे मुश्किल से 200-300 की जनसंख्या होगी उनकी। उनको स्पष्ट है कि सरकार कहीं और लेकर जाएगी तो बढ़िया ही व्यवस्था देगी, एक तरीके से अभी वो जिस तरीके से रह रहे हैं उससे बेहतर ही देगी। तो ये चीन को बचाने के लिए ये लग रहा है 2008 में जो भी एमओयू इनका हुआ था उसका हिस्सा है कि क्या है, वो अब तक निभा रहे हैं ये लोग। तो चीन को अप्रत्यक्ष रूप से बचाने के लिए सोनिया गांधी जो है वो ये पूरा का पूरा खेल जो है वो खेल रही है। क्योंकि अंडमान निकोबार जो है वो भारत का समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे नौसैनिक अड्डा या पोर्ट बनेगा तो वो भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से दोहरा लाभ जो है भारत को उससे मिलने वाला है। और मतलब ये वैसा ही हो जाएगा जैसे मैं एक कोई एक्सपर्ट है उनका पढ़ रहा था, उन्होंने बता रहा था कि जब आप चेस में क्या करते हैं, अपनी क्वीन को आगे चलते हैं,
तब जाके आप राजा को जो है वो चेक देते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि चीन को चेक देने के लिए एक तरीके से अंडमान में भारत ने ये कदम बढ़ाया है और ये दिखाया है कि तुम हमको एलएसी पर उलझा के रखोगे तो हम वहां भी तुमको जवाब देंगे, और तुम चाहोगे कि तुम समुद्र में जो तुम्हारी गतिविधियां चल रही है वो निर्बाध रूप से तुम्हारी चलती रहे, तुम्हारा आक्रामक और साम्राज्यवादी रवैया जो है वो वैसे ही चलता रहे, तो हम उस पर भी लगाम लगाएंगे साथ साथ, क्योंकि अब हम मल्टीपल फ्रंट्स को एक साथ टैकल करने में सक्षम है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैं भाई यही सोचता रहता हूँ कि कैसे ये लोग सोचते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर ये अधिसंख्य जनता का वोट ले सकते हैं। ये मेरी समझ से तो परे है। लेकिन खैर अब राहुल गांधी जी का मामला अलग ही लेवल का है, हम लोगों के स्तर के तो वो है नहीं। वो नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं अपने आप को, सॉरी बायोलॉजिकल कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असली नॉन बायोलॉजिकल वही है। तो आइए जी आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को और वीरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। और एक बार पुनः फिरोज गांधी जी की जयंती पर सभी को बधाई। जी जी भाई, मेरी ओर से भी श्रद्धा।